So hello guys, myself Jagdish Manutkar. If you are newcomer to YouTube channel, please subscribe it and share to your friends. आज हम पढ़ेंगे लीगल प्रोफेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले भारत में लीगल प्रोफेशन कैसा था, या भारत में जो कायदे विषयक जो बिजनेस था, या भारत में कायदे का जो व्यवहार था वो कैसे होता था भारत को स्वतंत्र मिलने के पहले। इसका सबसे पहले हमको क्या सीखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इसकी माहिती। ये जो लीगल प्रोफेशन है हमारे हिंदुस्तान का, वो भारत के पहले कैसा था, ये टॉपिक अभी हमको यहाँ पे सीखना है। So legal profession in India before the independence was greatly influenced by the British legal system. During the British rule, the structure, organization and ethical standards of the legal profession were shaped according to English law. Although the profession developed gradually, the concept of the professional ethics such as honesty, loyalty to the clients and respect for the courts was already recognized. तो भारत में आपको मालूम है, भारत में किसका राज था इंडिपेंडेंस के पहले? ब्रिटिशों का था। तो ब्रिटिशों का भारत के कायदे पे ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब भारत को स्वतंत्र मिलने से पहले भारत में अंग्रेज शासन का अंग्रेज शासन का राज था। तो इसके कारण भारत में जो ये है प्रभाव है वो किसका हुआ होगा? ऑलरेडी ब्रिटिश का, बराबर है। भारत में ब्रिटिशों के राज थे, इसके लिए भारत के कायदे पे उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेज नहीं है, लेकिन जो पूरी जो लैंग्वेज है हमारी कैसी है, इंग्लिश में, बराबर है। इसका मतलब क्या है, भारत के लीगल सिस्टम पे भी उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। ब्रिटिश जब थे, ब्रिटिश रूल के जब थे, द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द लीगल प्रोफेशन वेयर शेप अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ। जब भारत में थे तो भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की जो संस्थाएं हैं, एंड इथिकल स्टैंडर्ड, जो भारत का नैतिक नैतिक का जो स्टैंडर्ड है, मतलब भारत में सभी प्रकार के जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है ऑफ लीगल प्रोफेशन वेयर शेप अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। इसको शेप दिया गया है, उसको आकार दिया गया है, किसका? ऑफ इंग्लिश लॉ। आज हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां पे भी सभी प्रकार की जो घटना है या सभी प्रकार की जो प्रोसीडिंग है वो इंग्लिश में चलती है। Although the profession developed gradually, the concept of professional ethics such as honesty, loyalty of clients and respect for courts were already recognized. भारत में प्रोफेशनल डेवलप हो चुका है, लेकिन जो कंसेप्ट है, बराबर है, जो मेन कंसेप्ट है ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स, मतलब मुख्य उद्देश्य प्रोफेशनल इथिक्स का, वो किसके आधार पर है? हॉनेस्टी, बराबर है, प्रामाणिकपना, लॉयल्टी टू क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के तरफ से हमको लॉयल्टी आनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट्स, और कोर्ट्स का हमको क्या करना है? मान रखना है, बराबर। ये तीन ही चीजें हमको इंग्लिश लॉ से ही मिली हुई है। अब हम पढ़ेंगे अर्ली लीगल सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले भारत में अर्ली लीगल सिस्टम कैसी शुरुआत हुई, या भारत में अर्ली लीगल सिस्टम की कैसी शुरुआत हुई, ये अभी हमको यहाँ पे सीखना है। अर्ली लीगल सिस्टम मतलब जब भारत में मुगल शासन था, मुगलों का राज था, तब कैसे परिस्थिति थी, ये अभी हमको सीखना है। बिफोर ब्रिटिश रूल, द जस्टिस वॉज एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ फॉर हिंदूज। देखो, बिफोर ब्रिटिशों के पहले भी भारत में अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं बढ़ी, जैसे कि हिंदू लॉ फॉर हिंदूज, हिंदू की सभ्यताएं थी, बराबर है, हिंदू की सभ्यताएं थी। जैसे आप देखेंगे राजा दशरथ, बराबर है,
हमारे भारत में राजा महाराजों का राज था। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण हम पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो हम अगर पौराणिक स्थिति में जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, आर्य, है ना, उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति थी, उसके बाद में मोहनजोदड़ो संस्कृति थी। जो तो हमारे भारत में हिंदू धर्म का ज्यादा प्रभाव पड़ा पड़ा पड़, पड़ा चुक हिंदू धर्म का ज्यादा प्रभाव पड़ा है भारत में, बराबर है। क्योंकि भारत में हम ज्यादातर देखेंगे तो राजा महाराजे थे और वो सभी हिंदू थे, बराबर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, हाँ, ऐसे बहुत राजे महाराजे भारत में हो चुके हैं। तो इसका मतलब भारत में उनका राज था। सम्राट अशोक भी भारत के ही राजा होके चले गए हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। तो मुस्लिम लॉ फॉर मुस्लिम, भारत में मुस्लिम लॉ के भी लिए मुस्लिम लॉ भी थे। जैसे आप देखते होंगे राजा, फॉर एग्जाम्पल जो ये थे मुगल बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह हुमायूं, बाबर, बराबर है। तो ऐसे जो राजा महाराजे थे, किंग थे मुस्लिम के, उन्होंने भी राज किया। कस्टमरी लॉज इन डिफरेंट रीजन्स, हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के कस्टमरी रीजन्स थे, मतलब प्रथाएं थी अलग अलग जगहों पे। तो वहां पे के भी अलग अलग प्रकार के नियम थे, बराबर है। कस्टमरी लॉ फॉर डिफरेंट रीजन, अलग प्रकार के रीजन, और वहां पे अलग प्रकार के सभ्यताएं, वहां पे अलग प्रकार के कायदा कानून, बराबर है। There was no organized legal profession. Parties were usually represented by the relatives, community leaders और learned person। तो सभी प्रकार के जो लीगल प्रोफेशन था ये ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, बराबर है। पार्टीज वेयर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेटिव्स, कम्युनिटी लीडर्स और लर्न पर्सन। तो न्याय जो मिलता था तो रिलेटिव के डिपेंड पे रहता था। अगर राजा का कोई रिलेटिव अगर रहा तो वहां पे दंड कम रहता था, या राजा के वाइफ का कोई रिलेटिव था तो उसको दंड कम दिया जाता था, बराबर है। कम्युनिटी लीडर के ऊपर भी, किसी भी कम्युनिटी लीडर का अगर कोई बड़ा इंसान है जिसने गुनाह किया तो उसको कम शासन मिलता था, वो छूट जाता था, बराबर है। एंड लर्न पर्सन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अर्ली लीगल सिस्टम भारत में थी। हिंदू राजाओं की थी, मुस्लिम राजाओं की थी, और उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने भी राज किया और उस फिर हम इंडिपेंडेंस हो गए, ठीक है। सेकंड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश कोर्ट्स। मुगलों का राज खत्म हुआ, मुगलों के राज के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कोड। अब ये जो कोड थे, ये कोड राजा महाराजों के दरबार में भी थे। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे तो इनका भी कोर्ट था, इनका भी न्यायालय था, इनके भी दरबार भरते थे। लोग अपने दररोज के जो ये है परेशानियां है, प्रॉब्लम है, वो लेके आते थे। तो उसके बाद क्या हो गया, ब्रिटिश कोर्ट चालू हो गए। द मॉडर्न लर्न प्रोफेशन बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स बाय द ब्रिटिश। रेगुलेटिंग एक्ट एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता। तो जैसे ही ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने क्या किया, अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना चालू किया, अपने कोर्ट्स बढ़ाने चालू किए, बराबर है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिशों ने भारत में कोर्ट की सिस्टम की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना, रेगुलेटिंग एक्ट एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट दिल्ली। भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना, उच्च न्यायालय, ओके, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट हुआ, कब हुआ वो, 1774, 174 में भारत में सबसे पहले क्या बना, सुप्रीम कोर्ट बना। हमारे भारत में क्या था, पहले राजा महाराजों के दरबार थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बना ताकि लोगों को अधिकार मिल गए। उसके बाद में लेटर सुप्रीम कोर्ट्स वेर एस्टेब्लिश इन मद्रास। उसके बाद का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे हुआ, मद्रास नाम के शहर, मद्रास नाम के जगह पे। उसके बाद बॉम्बे कोर्ट्स, बॉम्बे हाई कोर्ट भी बना, बराबर है। अभी आप बॉम्बे में जाके देखेंगे जो बांधकाम की जो सिस्टम है वो बहुत पुरानी है, 1700-1800 साल की है, बराबर है। दिस कोर्ट्स फॉलो इंग्लिश लीगल प्रोसीजर, ओनली ब्रिटिशर्स बैरिस्टर्स वेर अलाउड टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली।
तो जो सुप्रीम कोर्ट थे मद्रास का, बॉम्बे का, बराबर है, तो वहां पे इंग्लिश लीगल प्रोसीजर चलती थी। कौन सी चलती थी? इंग्लिश लीगल प्रोसीजर, मतलब वहां पे सभी प्रकार की जो प्रोसीजर थी वो इंग्लिश में थी। जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ तो भारत में मराठी में भी, अभी महाराष्ट्र में हम यूज कर सकते हैं कोर्ट में, बराबर। इंग्लिश का कोर्ट ना, इंग्लिश का इस्तेमाल करना ऐसा अनिवार्य नहीं है, मराठी में भी हम अपनी जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश के जो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर मतलब जो लॉयर थे, ओनली ब्रिटिश बैरिस्टर वे अलाउड टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली। जो ब्रिटिश बैरिस्टर थे तो उनको ही प्रैक्टिस करने का अधिकार था। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। अलाउड टू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट थे, जैसे कि अभी दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पे ब्रिटिश हो गई, ब्रिटिश जो लोग थे उनको ही क्या करता, बैरिस्टर थे, उनको ही क्या था, अधिकार था कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते। जनरल व्यक्ति को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। उसके बाद फिर क्या हुआ? डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, जो लीगल प्रैक्टिशनर हो गए अभी उसकी भी डेवलपमेंट हो गई। ग्रेजुअली इंडियंस वेर अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो भारत में इंग्लिश ब्रिटिश शासन था, लेकिन इंडियंस को अगर प्रैक्टिस करना है तो उनको अनुमति दी जाती थी कि आप यहाँ पे ही क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसी जगह कौन कौन सी थी जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते थे? इन सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट जो थे, जो तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसमें ही वो प्रैक्टिस कर सकते थे इंडियन। लेकिन ब्रिटिश जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते। जैसे अभी जो इंडियन जो थे, भारतीय थे, उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में ही प्रैक्टिस वो कर सकते। बैरिस्टर होने के बाद भी उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में ही प्रैक्टिस करने की अनुमति थी। जैसे कि प्लीडर, वकील, अटॉर्नी, इंपोर्टेंट लेजिस्लेशन। ठीक है। तो इंडियन थे तो उनको परमिशन दी जाती थी कि आप प्रैक्टिस करो, लेकिन कैसे? प्लीडर की करो, वकील की करो, अटॉर्नी की करो, इंपोर्टर या अदर की करो। ठीक है। लेकिन बैरिस्टर करके अनुमति नहीं दी थी। ओके। उसके बाद क्या है देखो, इंपोर्टेंट लेजिस्लेशन नाम का टॉपिक है। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट्स, एक एक्ट बना, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट। अभी जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है, इसको इसको क्या बोला जाता है देखो, regulated qualifications, enrollment and discipline of the legal practitioner. It gave high courts the power to frame rules and take disciplinary action against the advocates. This act was a major step in organizing the legal profession and introducing legal ethical control. तो ये जो लीगल प्रोफेशनल एक्ट से इसको रेगुलेट किया गया है, किस किस रेगुलेट किया गया है, कहाँ पे इसको रेगुलेट किया गया है, किससे रेगुलेट किया गया है? उसके क्वालिफिकेशन से, एनरोलमेंट से एंड डिसिप्लिन ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर से। ठीक है। It gave high courts the power to frame rules and take disciplinary action against the advocates. This act was a major step in organizing in the legal profession and introducing ethical control. तो तर हे जे लीगल प्रोफेशनल ऍक्ट्स आहे याला रेग्युलेट केलं गेलेलं आहे, कशासाठी? क्वालिफिकेशनसाठी, एनरोलमेंट केलं गेलं आहे, याचं डिसिप्लिन ऑफ द लीगल प्रॅक्टिशनर केलं गेलेलं आहे. इट गेव हाय कोर्ट्स द पॉवर टू फ्रेम रूल्स अँड टेक डिसिप्लिनरी ऍक्शन अगेन्स्ट द ॲडव्होकेट्स. इसको हाई कोर्ट्स के पावर दिए गए हैं, एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एडवोकेट्स. और कोई भी एडवोकेट्स अगर गलत काम करता है तो उसके अगेंस्ट में भी हम क्या कर सकते हैं? एक्शन कर सकते हैं. दिस एक्ट वाज अ मेजर स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग द लीगल प्रोफेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग इथिकल कंट्रोल. तो इस एक्ट्स को मेजर स्टेप बताया गया है, कहाँ पे? ऑर्गेनाइजिंग द लीगल प्रोफेशन में एंड इंट्रोड्यूसिंग इथिकल कंट्रोल. इसको इथिकल कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? डेव्हलपमेंट ऑफ लीगल प्रॅक्टिशनर. आता आपल्याला नेक्स्ट शिकायचं आहे इथिकल स्टँडर्ड बिफोर इंडिपेंडन्स टॉपिक. नेक्स्ट
नींद नहीं आ रही ना आपको? आज मुझे भी नहीं आ रही ज्यादा। एक सर। हाँ। हाँ, जागते रहो। जागते रहो। सपने वो नहीं होते हैं जो रात में देखा, नींद में देखा करते हैं। सपने वो होते हैं कि जो रात को चैन से सोने नहीं देते, उसको सपने बोलते हैं, नहीं विवेक सर? तो इथिकल स्टैंडर्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत में इथिकल स्टैंडर्ड कैसा था इंडिपेंडेंस के पहले, वो अभी हमको सीखना है। सो although there was no unified bar council system as today under the Advocates Act 1961, certain ethical principles were allowed. तो भारत में इस प्रकार की यूनिफॉर्म बार काउंसिल सिस्टम नहीं थी, लेकिन इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961 बना, और उसके बाद फिर क्या हो गया, इथिकल सॉरी बार काउंसिल सिस्टम हमारे भारत में चालू हो गई। तो सबसे पहले क्या इथिकल प्रिंसिपल है, यहाँ पे कुछ इथिकल प्रिंसिपल दिए, ये अभी हमको सीखना है। सबसे पहले क्या है, ड्यूटी टू द कोर्ट्स। ड्यूटी टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स की भी क्या है, कुछ ड्यूटी है। देखो कोई भी क्लाइंट्स आता है आपके पास तो न्याय देने के लिए आता है, अगर उसको न्याय नहीं मिला तो ये कोर्ट्स की ड्यूटी क्या होती है, वहां पे खत्म हो जाती है। तो कोर्ट की ड्यूटी क्या है, देखो, advocates had to maintain the respect for judges, they were expected to act honesty and mislead the courts। सबसे पहले कोर्ट की भी ड्यूटी है कि भाई वो भी क्या करे, वकील का मान रखे, और जो एडवोकेट्स है उसको भी क्या करना है, रिस्पेक्ट फॉर जजेस, जजेस की रिस्पेक्ट करना है, मतलब जजेस को क्या करना है, मान देना है। अगर कोई जजेस के साथ डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसका पूरा लाइसेंस क्या कर सकते हो, जब्त कर सकते, ठीक है। तो एडवोकेट्स को क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है जजेस के, उसके साथ दे वेर एक्सपेक्ट टू एक्ट होनेस्टी एंड मिसलीड द कोर्ट्स, उसको वकील जो है, वकील जो है उसको एक्ट्स जो करना है, या उसका जो एक्ट्स है उसको कैसे करना है, हॉनेस्टी मतलब प्रामाणिक पढ़ने से, एंड मिसलीड द कोर्ट, और कोर्ट को किसी भी प्रकार का मिसलीड नहीं करना है या गलत फहमी उसको देने की नहीं है, किसको, कोर्ट को, ओके। अब सेकंड क्या है, ये क्या हो गई, ड्यूटी टू द कोर्ट्स, कोर्ट के तहत क्या ड्यूटी है हमारी, उसके बाद में क्या है, ड्यूटी टू द क्लाइंट्स। क्लाइंट के तहत क्या ड्यूटी हमारी, लॉयल्टी एंड कॉन्फिडेंशियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होना, लॉयल्टी होना। लॉयल्टी टू द क्लाइंट्स, लॉयल्टी एंड कॉन्फिडेंशियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या है, लॉयल्टी एंड कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें, क्लाइंट में। उसके बाद एडवोकेट शुड नॉट बेट्रे क्लाइंट ट्रस्ट, एडवोकेट्स को शुड नॉट एडवोकेट शुड नॉट बीट्रे क्लाइंट ट्रस्ट, उसको एडवोकेट्स को क्या नहीं करना है, बीट्रे एंड क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। एडवोकेट्स को भी क्लाइंट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, उसको भरोसा नहीं रखना है, ये क्या हो गया उसकी ड्यूटी टू द क्लाइंट। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ड्यूटी टू द अपोनेंट। ड्यूटी टू द अपोनेंट मतलब जो अपोनेंट है तो उसकी क्या ड्यूटी है, या उसके अगेंस्ट में हमारी क्या ड्यूटी है, अभी हमको सीखना है। फेयर कंडक्ट ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स, नो फॉल्स एविडेंस और द प्रॉपर इन्फ्लुएंस। फेयर कंडक्ट ड्यूरिंग द आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट के तहत हमको किसी भी प्रकार की फेयर कंडक्ट नहीं करना है। विरोधी पक्षाप्रती कर्तव्य,
हाँ, तो सबसे पहले हमको क्या कर सीखना है, देखो थर्ड नंबर का क्या है, चौथे नंबर का, हाँ सॉरी, तीसरे नंबर का, ड्यू टू अपॉन अनफेयर कंडक्ट ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स नो फॉल्स एविडेंस और इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस। जो पुरावे है वो पुरावे हमको फॉल्स नहीं जोड़ना है, मतलब झूठे पुरावे नहीं जोड़ना है, जो सच में पुरावे है उसी प्रकार के पुरावे हमको क्या करना है, कोर्ट में रखना है, ताकि क्या कर सके, वो काम कर सके, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नो फॉल्स एविडेंस और इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रकार के झूठे पुरावे हमको इकट्ठा नहीं करना है। प्रोफेशनल कंडक्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोफेशनल कंडक्ट। हमारा जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कंडक्ट, हमारा जो प्रोफेशन है वो कैसा है, एडवोकेट का है, तो हमको प्रोफेशनल कंडक्ट रखना है, हमारा जो प्रोफेशन है वो अच्छा रखना है। नो एडवर्टाइजिंग और सॉलिटेशन, सॉलिटेशन, हमको किसी भी प्रकार की एडवर्टाइज नहीं कर सकते हम। एडवर्टाइजिंग मतलब बातमी नहीं दे सकती कि भाई मैं वाशिम का सबसे बड़ा वकील हूँ, किसको भी काम रहे तो मेरे पास आए। जैसे हम दुकान की एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो ऐसी एडवर्टाइजिंग हमको करनी नहीं। जैसे कि हम सब्जी मंडी में जाते हैं, तो वहाँ पे आलू ले लो, कांदा ले लो, टमाटे ले लो, ऐसे लोग बोलते हैं, तो हमको ऐसे घाव पर ढिंढोरा नहीं बैठना कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे क्लाइंट दो, मुझे काम दो, ऐसी एडवर्टाइजमेंट हमको नहीं करनी है किसी भी पेपर में या जाहिरात में, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द डिग्निटी एंड डेकोरम, हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी पावर टू सस्पेंड और रिमूव एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट। सबसे पहले हमको मेंटेन डिग्निटी ऑफ द डेकोरम, मेंटेन मेंटेनेंस ऑफ डिग्निटी एंड डेकोरम, डिग्निटी एंड डिग्निटी एंड डेकोरम को क्या करना है, हमको मेंटेन रखना है। हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी पावर टू द सस्पेंड और रिमूव द एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट।